और ऐसा क्या हुआ, 2024 टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को रगड़ा था। और इस बार एशिया कप 2025 जो कि कल खेला गया था संडे के दिन, उस दिन पे इंडिया ने फिर से पकड़ के एक बार पाकिस्तान को रगड़ दिया। और यही रिजल्ट एक्सपेक्टेड भी थे, क्योंकि सीधी बात है भाई, इंडिया और पाकिस्तान की टीम का कोई मैच ही नहीं। इंडिया की टीम आप कहीं पे भी देख लो, वो वर्ल्ड की टॉप 3 टीम्स में पहले या दूसरे नंबर पे। तो भाई ये टीम को आप किसी भी से, मेरा मतलब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान छोटी टीम है, बट एट प्रेजेंट उनकी टीम में यंगस्टर्स ज्यादा है जो अपनी टीम में भी जगह बना रहे हैं। तो उस टीम के लिए, इतनी हैवी टीम के साथ जो कि पिछली 6-7 सीरीज से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, लोगों के घर में उनको जाके हरा कर आ रहे हैं, तो ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलना भाई टफ होता है। तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, ट्राई किया, उनके नए बंदों ने, इस टीम में वो स्पिरिट दिखी ट्राई करने वाली, जो एक टीम में, जो एक यंगस्टर्स की टीम में रहनी चाहिए। तो उन्होंने भी काफी अच्छा खेला, बट भाई कोई मैच नहीं था। ये एक्सपेक्टेड ही था कि इंडिया मैच वन साइडेड जीतेगी, और उन्होंने ये चीज करके भी दिखाई। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं टीम इंडिया को कहूंगा उनकी एशिया कप की जीत के लिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। तो बेसिकली दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच था। कल शाम को 8 बजे से स्टार्ट हुआ था, और जब 7:30 बजे टॉस हुआ ना, तो पाकिस्तान के जो कैप्टन है सलमान आगा, उन्होंने भाई फटाक से बैटिंग ले ली, क्योंकि उनको पता था ना, इंडिया अगर बैटिंग करने आती है ना पहले, तो ये कम से कम हम लोगों को 250 का टारगेट देंगे। और इनका कैसा है चलते हुए जो आ रहा है अभी तक का, अभी तो ये न्यू टीम है, इसको अपन जज नहीं करेंगे, बट इसके पहले की जो टीम थी, इनके जो सीनियर्स थे, उनके सामने अगर 150 का भी आंकड़ा आ जाए ना, तो वो घबरा जाते थे। और इनको पता था कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी, अगर हम लोगों ने बॉलिंग ली, तो भाई इंडिया हमको 250 का टारगेट देगी। तो इन्होंने फटाक से बैटिंग ली और बैटिंग करने आए। और जो इनकी शुरुआत हुई है, मतलब हार्दिक पांड्या गोल्डन डक लेकर गया है भाई। सैम अयूब जो उनका ओपनर है, वो बंदा पता नहीं क्या हो गया, इतना अच्छा खेलते हुए आ रहा था, उसको इंजरी हुई। इंजरी होने के बाद भाई उसके तो फॉर्म के ही वांदे लग गए, वरना उसके पहले वो काफी अच्छा खेल रहा था। बट जब से उसको इंजरी हुई है, उसकी शायद एंकल इंजरी हुई थी अभी इंग्लैंड में, इंग्लैंड जब टूर पे गई थी पाकिस्तान की टीम, तो वहां पे उसकी एंकल इंजरी थी। और वो उसके बाद से जब से आया है ना, उसका भाई पूरा फॉर्म, पूरे वांदे लग गए, और उल्टा ये लोग उससे बैटिंग की जगह बॉलिंग करवा रहे हैं। इस पे भी हम आगे बात करते हैं। तो बैटिंग में तो कुछ खास नहीं करता है। पहली बॉल पे 2 मैचेस खेला है एशिया कप की, दोनों मैचेस में गोल्डन डक सैम अयूब का, और बंदे ने 5 विकेट्स लिए। मतलब जो उसका काम नहीं है, जो उसका रोल नहीं है, वो चीज वो कर रहा है। और उनके साथ जो उनके ओपनर थे साहिबजादा फरहान, इन्होंने 40 रन बनाए 44 गेंदों में, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के। और भाई इस बंदे ने 3 में से ना 2 छक्के बुमराह को मारे, और पहला पाकिस्तानी बैटर बना है बुमराह के अगेंस्ट जिसने टी20 में छक्का मारा। तो ये इनका न्यू टैलेंट है। और ऑफकोर्स भाई न्यू टैलेंट को आपको टाइम देना पड़ता है, और बुमराह जैसे बॉलर्स को अगर आप 2 छक्के मारते हो ना, मतलब जो पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया, वो ये बंदा कर रहा है। फर्स्ट टाइम इंडिया के अगेंस्ट शायद खेल रहा होगा, और इस बंदे ने टी20 मैच की बात कर रहा हूँ, और इस बंदे ने बुमराह को 2 छक्के लगा के पहला पाकिस्तानी बन गया जिसने छक्का मारा है। इसके पहले बुमराह को किसी ने भी पाकिस्तान की टीम में टी20 में छक्का मारा ही नहीं था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा खेला, अच्छा यंगस्टर है, इसको इनको बैक करना चाहिए। और आई होप कि इनका जो कोच है माइक हैसन, वो इसको बैक करेगा, क्योंकि काफी अच्छा प्लेयर है। और उसके बाद जो फर्स्ट डाउन आता है मोहम्मद हारिस को आज इन लोगों ने प्रमोट किया है। वैसे ये मिडिल ऑर्डर में खेलता है वो बेसिकली ऊपर का ही प्लेयर, बट ये उल्टा सीधा करते हैं और इसको बीच में खिलाते हैं। और आज सही जगह पे आया है वो, फर्स्ट डाउन उतरा, बट वो कुछ कर नहीं पाया। 3 ही रन बनाए 5 गेंदों में। सेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि भाई कभी तुम 7वें पे खिला दोगे, कभी 6वें पे खिला दोगे, कभी 3रे पे, कभी 5वें पे, तो ऐसा बंदा सेट नहीं होता। तो इसको प्रॉपर ये लोग सेट करना चाहिए इनको, और ये इसी ऑर्डर का, यानी इसको फर्स्ट डाउन या ओपन करवा सकते हो। बाकी इसका जो अच्छा जो रिकॉर्ड है ना, वो फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन ही है, और उसको इसी
पोजीशन पे मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद फकर जमान जो इनका सबसे ज्यादा सीनियर टीम में अभी की टीम में जो इनका है ना, वो फकर जमान है। बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कुछ कर नहीं पाए। 15 बॉलों में 17 रन, 3 बाउंड्री और एक वियर्ड सा शॉट खेल के आउट हो गया, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। और उसके बाद उनका कप्तान जो कि 3 ही रन बना पाया 12 गेंदों में, तो नीचे इसका कुछ भी नहीं था। इनका जो मिडिल ऑर्डर है टोटली डिस्ट्रॉय था, ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। मेन जो नीचे से आके शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम, ये जो 2 बंदे हैं ना नीचे से आके, इन लोगों ने स्कोर बनाया। अदरवाइज ये जो 127 आप देख रहे हो ये भी नहीं होता, क्योंकि नीचे से आके जो अफरीदी ने कल बैटिंग की है, देखो ना 33 बनाए 16 बॉलों पे। और भाई इसने हार्दिक पांड्या को तो अच्छा आड़ो हाथ लिया। 20वें ओवर में जो हार्दिक को इसने 2 छक्के मारे हैं ना, सूथरे 90 मीटर 91 मीटर का भाई छक्का मारा है इसने दूसरा वाला हार्दिक पांड्या को। तो बेसिकली देखा जाए तो इसी की वजह से जो है पाकिस्तान 100 का आंकड़ा भी पार कर पाई। और नीचे से फिर जो उनका बॉलर है स्पिनर सुफियान मुकीम, माफ कीजिएगा, उन्होंने 10 रन बनाए 6 बॉलों पे, 2 चौके वो भी मार गया। तो ये जो मेन नीचे से जो इन्होंने आके बनाया ना स्कोर, क्या होता है ये 43, इनने दोनों ने मिलके 43 रन मारे, वो भी 22 बॉलों में, जिसमें से 16 बॉल शाहीन अफरीदी ने खेली, 33 रन बनाए, और सुफियान मुकीम ने 6 बॉलों में 10, तो ये 22 में 43 बनते हैं। ऑलमोस्ट डबल कर लो ना, 12 के रन रेट से इन लोगों ने नीचे से आके स्कोर किया है, तब जाके ना पाकिस्तान 100 पार किया है। अदरवाइज ये 80-90 पे अगर आप इनके 43 हटा तो क्या बचता है भाई, वही 90-95 स्कोर, और उतना ही लग रहा था, बट लग गए इनके नीचे से हिट्स, और पाकिस्तान पहुंच गई 127 फॉर 9 टोटल इनका। तो ओवरऑल अगर मैं पूरी इनिंग की बात करूँ ना, तो इनकी इनिंग में बहुत सारे लूप्स है, जस्ट बिकॉज इनके अभी यंगस्टर्स है, इनको पता नहीं है किसका क्या रोल है, और कंटिन्यूसली नीचे ऊपर होते रहते हैं। जैसे अभी फकर जमान मिडल में खेल रहा है, और ओपनर बैट्समैन था, इसको पहले भी मिडल में खिलाया है पाकिस्तान वालों ने, बट ये ओपनर बैट्समैन हमने देखा है। तो इनकी टीम में ना यही जो शफल होते रहता है ना प्लेयर्स के बीच में, ये चीजें ज्यादा है। इस वजह से कैसे है ना, अभी ये आप जो स्कोर देख रहे हो ना, ये टीम के हिसाब से ठीक है, मतलब 15-20 रन हम थोड़ा शॉर्ट कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो मिडल में जो इनका फेस रहता है, क्योंकि इन लोगों ने पावर प्ले बहुत अच्छा लगा, 40-42 रन इन लोगों ने पावर प्ले में बनाए, और विकेट्स भी इनके हाथ में थी, 7-8 विकेट इनके हाथ में थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो इनका पावर प्ले बहुत अच्छा जाता, बट इनका जो बाद में मिडल जो फेस आता है ना गेम का, जो हम कहते हैं 7 से लेके 15 वाला जो फेस रहता है ना, एक मिडल फेस 9 ओवरों का, ये इसमें ना ज्यादातर ये पाकिस्तान वाले फंसते हैं, जो कि इनको बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि सीधी बात है ना, मिडल में सबसे बड़ा काम रहता है मिडल ऑर्डर का। अब मिडल ऑर्डर ही इनका अभी तक सेट ही नहीं है टीम का, तो भाई ये लोग कैसे स्कोर करेंगे, उनको पता ही नहीं है ना कि मिडल में खेलते कैसे हैं। जो प्लेयर आप खुद सोचो मिडल ऑर्डर का है वो ओपन करे, और जो ओपनर है वो मिडल ऑर्डर में खेले, तो कैसे है ना, आपका स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ है, तो आप बिल्डिंग कैसे बनाओगे। मेन तो उसका बेस अच्छा रहना चाहिए, और इनका बेस ही अच्छा नहीं है ना मिडल ऑर्डर में, इस वजह से ये लोग मिडल ऑर्डर में आके फंसते हैं। इन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया, इन्होंने एंड में अच्छा खेला, लेकिन जो मिडल ऑर्डर का फेस था उसमें ये लोग फंस गए। उसमें इन्होंने स्कोर तो नहीं बनाया ठीक है, बट इन्होंने विकेटें भी बहुत ज्यादा दे दी, तो जिस वजह से इनका पूरा मिडल ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान ने सिर्फ 127 रन किए 9 विकेट के नुकसान पे। मुझे तो लगा भी नहीं था कि ये पूरे 20 ओवर खेलेंगे, जिस हिसाब से 64 पे 5 हो गया, पर फिर इनके टैलेंटर्स ने आके जो इनको एक अच्छा टोटल दिया, ये एटलीस्ट डिफेंडेबल था। ठीक है 10-15 रन कम थे, बट थोड़ा डिफेंडेबल। अगर ये लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करते, आपको पता है आपके पास बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। जैसे इंडिया ने 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसमें इंडिया ने क्या डिफेंड किया था इनके अगेंस्ट, 120 ही किया था ना न्यूयॉर्क में जो मैच हुआ था, तो 120 इंडिया वालों ने डिफेंड किया, तो वो हिसाब से इन लोगों ने थोड़ा ज्यादा ही बनाया था। तो ये भी अगर अच्छी जान लगाते, फील्ड पे अच्छा रहते, क्योंकि इन लोगों की फील्डिंग वगैरह बहुत ढीली है, कैचेस वगैरह भी ड्रॉप करते हैं, तो ये सब अगर ये करेंगे और स्कोर का प्रेशर ले लोगे, मतलब आपको ठीक है आप ही ने स्कोर बनाया, छोटा स्कोर है, तो आपको वो हिसाब से डबल मेहनत करनी पड़ती है ना ग्राउंड पे। आप सोचोगे यार स्कोर ही छोटा है कैसे डिफेंड करे, तो ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को जान मारनी पड़ेगी।
और आप जान तब मारोगे जब आपके अंदर वो चीज़ रहनी चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, और इनके अंदर वो पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं। इन लोगों के हिसाब से 170 180 बचाया जा सकता है, उससे अगर छोटा टारगेट अगर हम देते हैं तो वो नहीं बच सकता, तो ये लोग गिव अप कर देते और उस चक्कर में ये लोग ज़्यादा हारते हैं। और उसी जगह पे अगर मैं इंडिया की बॉलिंग की बात करूँगा तो इंडिया की बॉलिंग भाई बहुत शानदार बॉलिंग है, और कोई डाउट नहीं है इसमें कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है ना वो वर्ल्ड में बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। और कभी कभी किसी एक को मार पड़ जाती है, जैसे कल हार्दिक को पड़ गई। मतलब हार्दिक पांड्या आपने देखा होगा जनरली कैसा है, इतनी मार नहीं खाता है, ठीक है उसको पड़ते हैं 35-36 रन पड़ते हैं 4 ओवरों में, बट वो विकेट ज्यादा लेके जाता है। बट ये वाली मैच में उसके साथ उल्टा हुआ, इस मैच में जो है इसको रन्स भी ज्यादा पड़े और विकेट भी सिर्फ एक ही मिली। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 34 रन दिए और सिर्फ एक विकेट मिला, 11.3 की इकोनॉमी। अब इसके अलावा जितने बॉलर्स थे, मतलब इंडिया ने 6 बॉलरों से बॉलिंग करवाई है, और इसके अलावा जो दूसरे 5 बॉलर्स थे उनकी इकोनॉमी सुनोगे ना, किसी भी एक की 7.5 की भी इकोनॉमी नहीं है, सब 7 से उसके नीचे। जसप्रीत बुमराह जिसने 4 ओवर में 28 रन दिया, 2 विकेट लिए, इनकी 7 की इकोनॉमी है, ठीक है। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 24 रन 1 विकेट, कुलदीप यादव जो है 4 ओवरों में 18 रन 3 विकेट, उसके बाद अक्षर पटेल 4 ओवर में 18 रन 2 विकेट, और अभिषेक शर्मा को तो नहीं गिनते क्योंकि इनको एक पार्ट टाइम बॉलर के अकॉर्डिंग, जैसे हार्दिक पांड्या को मार पड़ रही थी तो इनसे एक ओवर उसने सूर्य कुमार यादव ने डलवा लिया, तो इनका नहीं गिनते। और बाकी अगर इसके अलावा देखोगे तो 7 की इकोनॉमी बुमराह की, चक्रवर्ती की 6 की, 4.5 की यादव की, 4.5 की अक्षर की, और एक जो अभिषेक शर्मा ने भी ओवर किया उसमें उन्होंने कुछ किया, ज्यादा स्कोर नहीं दिया, 5 ही रन, तो उनकी भी 5 की। तो सिवाय हार्दिक पांड्या के बाकी सबकी इकोनॉमी जो थी ना सेट थी। और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ऐसी ही है भाई, आप इनको हल्का नहीं ले सकते। इनको अगर आप 120 130 डिफेंड करने बोल दो तो ये लोग कर देंगे, और अगर पहली इनिंग में आप इनसे बॉलिंग करवाते हो तो ये ऐसे ही कर दो। तो यही एक्सपेक्टेशन थी, मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि इंडिया की बॉलिंग से या इंडिया की मैच से यही एक्सपेक्टेशन थी कि 1 साइडेड मैच मारेंगे, और इंडिया वालों ने बैटिंग में वो करके भी दिखाया। मतलब जिस तरीके से स्टार्ट किए ना अभिषेक शर्मा, पहली बॉल से जिस तरीके से उनके ऊपर चढ़ा है ना, आधे से ज्यादा प्रेशर तो भाई पहले ही खत्म कर दिया था उसने। वो बंदा उनका जो सो कॉल्ड बेस्ट मेन फास्ट बॉलर है ना, शाहीन शाह अफरीदी, जिसकी तुल्यगिरी की वजह से कल इनका स्कोर 127 तक के पहुंच पाया, वो भैया पहले ही बॉल से प्रेशर में देखे, पहले ही बॉल से। मतलब जो बोलता है कि मैं इस टीम का मेन फास्ट बॉलर हूँ, वो बंदा पहली बॉल पे उसका प्रेशर देखता है भाई, फुल टॉस बॉल डालता है। और अभिषेक शर्मा क्यों ही छोड़ेगा भाई, इतना मस्त बॉल, यानी वो फ्री डिलीवरी रहती है ना। फुल टॉस बॉल को आप कहीं भी मारो, आपको ऑफ में मारना है ऑफ में मारो, कवर्स में मारना है कवर्स में मारो, स्ट्रेट में मारो, लेग में मारो, पीछे मारो, थर्ड मैन, जहां आपकी इच्छा वहां मारो। अभिषेक शर्मा ने भी वही किया, पहली बॉल पे उसको स्ट्रेट में जो चौका मारा, और उससे भी बेहतरीन सबसे जो बेस्ट शॉट था ना कल की मैच का, पूरी मैच का, वो था इसकी दूसरी बॉल। उसने जो शाहीन शाह अफरीदी की जो अंदर आने वाली जो गुड लेंथ की बॉल डाला था उसने, उस पे जो उसने कवर के ऊपर ऐसा छक्का मारा ना भाई, एकदम जो बोलते हैं ना परफेक्ट फोटो शॉट, परफेक्ट शॉट, एकदम प्रॉपर उसकी टाइमिंग, कोई जोर से नहीं, सिर्फ उसने बैट दिखाया और भाई कवर के ऊपर छक्का, और कवर के ऊपर छक्का मारना बहुत आड़ा है, और वो बंदे ने सिर्फ बैट दिखाई। मतलब इतनी प्योर टाइमिंग, प्योर क्लास, प्योर टाइमिंग, और एकदम ब्रिलियंट 6। मतलब वहां से तो उसके धागे ही खुल गए ना। अफरीदी को समझ में आ गया कि भैया आप PSL के बेस्ट बॉलर हो सकते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जिस हिसाब से आपको इस यंगस्टर ने मारा है ना, वो सबसे बेहतरीन शॉट कल की पूरी मैच का वो था मेरे हिसाब से, मेरे लिए। आपका कोई और हो सकता है, अगर आपका कोई दूसरा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट शॉट कौन सा था। तो वापस मैच पे बात करते हैं। इसके बाद वो बंदा जो शुरू हुआ है, मतलब जो एक सेट तैयार करके देने का जो काम रहता है ना एक ओपनर का काम ही ये रहता है
वो आएगा 10-12 बॉल्स खेलेगा, 10-12 बॉल्स में आपका 30-35 रन बनाएगा। T20 क्रिकेट में भाई कभी बैट्समैन का एवरेज नहीं देखा जाता है, बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखा जाता है कि उसने कितने बॉल्स में कितना इम्पैक्ट डाला है आगे वाली टीम के ऊपर। और जो इसने इम्पैक्ट कल डाला, मतलब पहले ही 4-5 ओवरों में मैच वन साइडेड हो गया था। जो अभिषेक शर्मा ने इन लोगों को ऐसा कूटा है ना, इनके जो बॉलर्स है ना, खास करके शाहीन शाह अफरीदी, वो रात भर यही सोच रहा होगा कि हुआ क्या, क्योंकि इनके लिए तो सडनली हुआ ना, पहली बॉल से स्टार्ट हो गए लोग। और फिर ये सब देखकर उनके कैप्टन और ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि भाई अच्छा हुआ कि हम लोगों ने पहले बैटिंग ली, अगर बॉलिंग लेते तो भाई ये जो स्कोर देख रहे हो ना तुम की जो 131 ही बनाया इंडिया ने, तो ये आपको 250 कंफर्म मिलते थे, कंफर्म। बेसिकली टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा ने ना एक बेस सेट करके दे दिया था, क्योंकि जिस हिसाब से उसने स्टार्ट किया था ना, 31 रन बनाए 13 बॉलों में, जिसमें उसने 4 चौके मारे और 2 छक्के मारे। तो भाई इसने जो बेस सेट करके दे दिया, उसके बाद ये लोग भी इजी हो गए, क्योंकि शुभमन गिल जल्दी आउट हो गया था। 22 रन पे हमारा पहला विकेट गिरा, 7 बॉलों में उसने 10 रन बनाए, 2 चौके मारे थे। और उसके बाद ये वन साइड से चालू ही था इसका, वो जो उसमें 22 में भी 12 इसने मारा था, 10 इसने मारा, और एक साइड से इसका चालू ही था। इसने सूर्य कुमार यादव के साथ भी खेला, वो अपनी गेम ही खेल रहा था, तब तक सूर्य आराम आराम से खेल रहा था। सूर्य अपना धीरे धीरे एक एंड से लगा हुआ है कि वो मार रहा है तो मारने दो। उसके बाद जब वो आउट हुआ, फिर आया तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, इनके बीच में एक मिडल ओवर की जो एक कह सकते हैं एंकर पारी थी दोनों की तरफ से, क्योंकि रना बॉल वाली पारी थी। और यहाँ पे आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपका जो मेन बेस है वो तो सेट करके चले गया था ना अभिषेक शर्मा, उसने आपको स्टार्ट दे दिया। उसके बाद कोई ऐसा प्रेशर था नहीं, रना बॉल वाली मैच थी और इन लोगों ने रना बॉल वाली पार्टनरशिप की, 56-57 बनाए 52-54 बॉलों में, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद फिर तिलक वर्मा भी जो 31 बॉल में 31 रन बना के इजी आराम से खेले। वैसे ये बंदा ऐसा नहीं खेलता है, बट इसने देखा वन साइडेड हो गई है तो इसने आराम आराम से 31 में 31 बनाया, रना बॉल बढ़िया, 2 चौके और 1 छक्का मारा और बोले चलो भैया। उसके बाद आया शिवम दुबे का 7 बॉल में 10 रन, उसने 1 छक्का मारा। सबसे बेस्ट पार्ट इज सूर्य कुमार यादव ने भाई खुद छक्का मार के इस गेम को खत्म किया। सबसे ज्यादा मजा ये आई कि कैप्टन ने फ्रंट से लीड किया टीम को और अपनी ही बैट से करारा जवाब दिया और पाकिस्तानियों को लपेट कर एक कंबल में घर भेजा। तो इस तरीके से इंडिया ने 131 3 विकेट के नुकसान पे बनाए पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें बहुत बड़ा हाथ था अभिषेक शर्मा का और बीच में सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पूरी पारी को चलाया और एक अपनी कैप्टनसी पारी खेली। और अब अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें ना, तो उनकी बॉलिंग में भी कैसा है, सबको ही लगभग मार पड़ी है सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि उनकी बॉलिंग में भी यंगस्टर्स है कुछ, तो ठीक है सीख रहे हैं, सीखेंगे। बट सबसे अच्छी चीज ये थी कि हमारी टीम के जो प्लेयर्स है उनके सीनियर बॉलर्स को ही उन्होंने ज्यादा टारगेट किया और उनको बताया कि आपकी बॉलिंग में कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और जिस हिसाब से भाई अभिषेक शर्मा ने खेला है ना शाहीन शाह अफरीदी को, तो उसको तो डेफिनेटली अपनी बॉलिंग पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो भाई अभी का आया हुआ है अभिषेक शर्मा, 1.5 साल हो रहा है और ये भाई साहब 8-10 सालों से खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से कब आया था ये, 2018-19 में ही आया था, जहां तक बाबर आजम के बैच वाला ही है ना ये, बाबर आजम तो 16 में आया है, तो ये मेरे ख्याल से 2018-19 में ही आया है इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब अभिषेक शर्मा के एज कम्पेरेटिव ये उससे बहुत सीनियर हो गए ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। 6-7 साल बिता देना ये काफी बड़ा टाइम पीरियड होता है एज कम्पेरेटिव अभिषेक शर्मा, जो कि अभी अभी आया 1-1.5 साल से। इसने इतनी बड़ी बड़ी टीमों के साथ ज्यादा खेला भी नहीं है, अभी तो इसका स्टार्ट हुआ है ना, तो उसमें अगेंस्ट पाकिस्तान जो सबसे बड़ी राइवलरी हम लोग बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल क्रिकेट, उस टीम के अगेंस्ट उनके सबसे सीनियर बॉलर को इस तरीके से चौके और छक्के मारना भाई बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी बॉलिंग को इम्प्रूवमेंट लाने की। और खास करके उनके सीनियर बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 2 ओवरों में 23 रन दिए और ये पूरे 23 रन इसको अभिषेक शर्मा नहीं मार मार के इसको कल पगला कर दिया था अभिषेक शर्मा ने। 11.5 की इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा पूरी टीम में, तो इसको तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अभी तो ये सोचो डेथ ओवर में नहीं है, डेथ ओवर में तो ये और पगला जाता है, डेथ ओवर में इसको और 20-25 पड़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि मैच पहले ही खत्म हो गया,
4 ओवर सैम अयूब ने डाले, इनका ओपनर, वो बंदा 4 ओवर डाल रहा है 35 रन देकर 3 विकेट। मतलब इनके ओपनर का जो काम है रन्स बनाना, वो भाई रन्स ना बना के विकेट ले रहे हैं। और जिस भाई का काम है विकेट लेना, वो विकेट छोड़ के अपनी टीम के लिए रन स्कोर कर रहे हैं। तो ये जो ये पूरा रिवर्स हो गया है ना, उल्टा सीधा काम, ये इनको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आप ये छोटी टीम के अगेंस्ट खेलते हो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। वो लोग फंबल करते हैं, वो लोग प्रेशर, आधा उसको प्रेशर ही मार जाता है। जैसे आप लोगों को भी इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा डैमेज करता है। आपका जो माइंड है ना, आपके माइंड को बहुत डैमेज करता है। और दिखता है, आप लोग पिछले 5-6 टूर्नामेंट्स में वन साइडेड हारे हो। 2017 की अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात हटा दूं, जिसमें वन साइडेड इन लोगों ने हराया था टीम इंडिया को, तो उसके अलावा अगर हम देखें तो एक आध एशिया कप की मैच याद आती है जो इन लोग 10 विकेट से जीते थे। उस एशिया कप के बाद से आज तक इनकी टीम कभी ऐसी दिखी नहीं कि ये लोग इंडिया के ऊपर डोमिनेट कर रहे हो। हर बार इंडिया इनके ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है और वन साइडेड ही मैच लेके जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं कहूँगा टीम इंडिया वालों को। और उसके बाद में अबरार अहमद, जिसने 4 ओवरों में सिर्फ 16 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिला, बट इसका जो इकोनॉमी था ना, वो इकोनॉमी इस पूरी मैच में बेस्ट इकोनॉमी था सारे बॉलर्स में, क्या टीम इंडिया के क्या टीम पाकिस्तान के। इसने 4 ओवरों में 16 रन दिए, 4 की इकोनॉमी, और ये 4 की इकोनॉमी सबसे बेस्ट इकोनॉमी थी पूरी मैच में। तो इसको विकेट नहीं मिली, बट इसने ओवरऑल अगर हम पूरी बात करें पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग के हिसाब से, तो इसने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है। एक साइड से पकड़ के रखा था अपने स्पेल्स में। और उसके बाद मोहम्मद नवाज, जिसने 3 ओवर में 27 रन दिए। और आखिरी में सुफियान मुकीम, जिसने 2 ओवर 5 बॉल डाले और इसको 29 रन पड़े, इसको भी कोई विकेट नहीं मिला। और सूर्य कुमार यादव ने भाई इसको ही छक्का मार के मैच खत्म किया, जिस हिसाब से इस पूरे मैच का एंड होना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव ने वही ब्लॉकबस्टर आपको एंड दिया मैच का, अपनी बैट से विनिंग रन्स मारे और वो भी छक्का मार के अपनी टीम को मैच जीताया और एक कप्तानी बारी को खत्म किया। और इस मैच में एक चीज नहीं होनी चाहिए थी जो हुई मैच के बाद, जो इन लोगों ने हैंडशेक नहीं किए। देखो भाई, मैं स्टार्टिंग से ही कहता हूँ, ठीक है, आपके पॉलिटिकल, दोनों ही देशों के पॉलिटिकल हालात अगर आपके खराब है तो उसको खेल में मतलब, क्रिकेट कैसा है, एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट के अंदर आपका पॉलिटिक्स मैटर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप खत्म हो गया गेम, हाथ मिलाने में कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता है ना, आपको हाथ मिला लेना चाहिए था। पॉलिटिक्स आप अलग रखो, खेल को आप अलग रखो। अगर दोनों मिक्स हो गए ना, तो ना आप गेम का मजा ले पाओगे, ना पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स का। इस वजह से दोनों को सेपरेट रहने दो। और ये छोटी छोटी चीजें यार करके, बहुत सारे फैंस रहते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है ये देखकर, उनमें से मैं भी हूँ। क्योंकि मेरे को ना स्पोर्ट्स पसंद है। ये पॉलिटिक्स आप स्पोर्ट्स के बाहर रखिए। हैंडशेक करना कोई गलत नहीं था, ठीक है, हमारे और उनके पॉलिटिक्स हालात ठीक नहीं है, बट ठीक है यार, हाथ मिला देने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। आपका जो भी था वो ग्राउंड के बाहर का था, आपने भी किया, उन्होंने भी किया, जो हो गया वो हो गया, उसको कंटिन्यू रखो, मत खत्म करो, लेकिन स्पोर्ट्स के बाहर करो। स्पोर्ट्स के अंदर एटलीस्ट स्पोर्ट्स जैसा रहने दो। तो ये सब चीजें मत किया करो यार, गेम को गेम के जैसा खेलो। तो अगर अब ओवरऑल हम मैच की बात करें तो भाई इंडिया और पाकिस्तान में कहीं पे भी पाकिस्तान था ही नहीं। टॉस से लेकर ही उनका कैप्टन डरा हुआ दिखा, तो मैच में कुछ था ही नहीं। वन साइडेड इंडिया ने जीतना था और उन्होंने ये करके भी दिखाया। वन साइडेड इंडिया मैच जीती है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो भाई पाकिस्तान को उनके तीनों डिपार्टमेंट में, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग, इन तीनों डिपार्टमेंट में उनको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि अगर उनके सीनियर बॉलर्स इतने रन्स खाएंगे और विकेट नहीं लेंगे, और उनके जो बैटर है बैटिंग करेंगे पर स्कोर ही नहीं बना पा रहे, या स्कोर बना रहे हैं जो इनके सीनियर्स है तो वो रन बॉल बना रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं जीत पाओगे। और फील्डिंग में तो ये बहुत ज्यादा फंबल करते हैं, इसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फील्डिंग अगर अभी फुल मेंबर स्क्वाड में जो मेन जो नेशंस की 10 टीम है ना, उसमें सबसे बेकार फील्डिंग अगर किसी की होगी तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट की है। और ये चीज उनको भी बहुत अच्छे से पता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। तो आपको इस चीज में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और जिस हिसाब से इन लोगों ने अभी यंगस्टर्स डाले हैं, ये लोग दिखते हैं ग्राउंड के ऊपर ना, इनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि अगर ये पाकिस्तान की टीम आने वाले वर्ल्ड कप तक के, T20 वर्ल्ड कप जो है अगले साल, उनको कंटिन्यूस रखता है ना,
तो हो सकता है कि एक आपकी अच्छी टीम बन के वो वर्ल्ड कप में उभर आए, क्योंकि एशिया कप तो ठीक है, एशिया के बीच में हो रहा है ना, वर्ल्ड कप ज्यादा मैटर रखता है। वर्ल्ड कप कैसा है, सब बाहर की यूरोपियन कंट्रीज भी आती है तो मजा आती है, आपको एक टफ क्रिकेट देखने को मिलती है और वहाँ पे क्वालिटी भी पता चलती है ना किसकी क्या है। तो मुझे लगता है कि इनको ये कंटिन्यू रखना चाहिए इन्हीं प्लेयर्स को, और पॉलिश करो इनको थोड़ा, हो सकता है आगे जाके टफ मैचेस देखने को मिले, क्योंकि वन साइडेड मैचेस भाई नहीं पसंद, भले वो किसी का भी हो। इंडिया पाकिस्तान तो खास करके, क्योंकि लोग इतना पैसा, सबसे ज्यादा महंगी जो टिकट रहती है ना इस मैच की रहती है, लोग इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने क्या देखने जाते हैं, 127 और 130 का स्कोर जो वन साइडेड हो रहा है। कोई भी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगा, हर किसी को ज्यादा एंटरटेनमेंट होना, तो उस ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए इन लोगों को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, तब जाके ये लोग इंडिया को टफ चैलेंज दे पाएंगे, और फिर हम लोग 200 और 250 वाली मैचेस देखें जो ज्यादा मजेदार होगी। तो आगे देखते हैं पीसीबी क्या करता है, अपनी टीम्स के ऊपर कितना इम्प्रूवमेंट लाता है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त भाइयों में शेयर करें। और जो भी मेरा भाई इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी आप अपना सब ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।